माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम झकास होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ने में लगे होंगे। देखिए जी, अभी ना सुबह में संस्कृत चल रहा है और शाम में हिंदी चल रहा है। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन एक दो बच्चे का जब कमेंट हम पढ़े तब हमें पता चला कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुबह में संस्कृत और शाम में हिंदी करने से नुकसान ये है कि जिनका नन हिंदी है उनका तो भाई कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, वे लोग का तो एकदम पूर्णतः छुट्टी है। उनका तो ना तो सुबह क्लास चल रहा है ना तो शाम क्लास चल रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम इस बात का अफसोस भी है और कोशिश करेंगे कि आगे से इस तरह का गलती भी हमसे ना हो। अगर हम हिंदी शुरू करेंगे तो एक क्लास में हम हिंदी, तो दूसरे क्लास में साइंस या सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी ऐसा चल रहा है, प्लीज प्यारे बच्चों इसको किसी भी तरीके से आप लोग एडजस्ट करिए। ओके, तो चलिए भाई, आज हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर, हिंदी का दूसरा नंबर चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत। और प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम 20 के दांत चैप्टर को इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाए थे कि आप लोगों को एकदम पूरा मजा आ गया था। फुल मजा के साथ आप लोग ये चैप्टर पढ़े थे और कमेंट पढ़ करके तो मन खुश हो गया था। जब हम रात में बैठ करके कमेंट पढ़ रहे थे तब आप लोग का कमेंट पढ़ के ना, जहां हमारा एनर्जी लेवल यहां होना चाहिए ना, एकदम मोटिवेशन हमारा इस लेवल तक पहुंच गया था आप लोग का कमेंट पढ़ के। और बच्चों सचमुच बताता हूं, जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो वो कमेंट सीधे हमारा यहां लगता है कि कोई बच्चे ना दिल से बोल रहे हैं, ठीक है ना। कोई बच्चे आए हमारे लिए कुछ तारीफ लिखें। आजकल कोई बोल नहीं पाता है, सोचिएगा आजकल ना कोई तारीफ बोल नहीं पाता है और आप उससे समय देकर के लिखते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि आप ऐसा कमेंट प्यारे बच्चों आगे भी करते रहें। तो चलिए, आज हम ना दूसरा नंबर चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं, यानी कि 20 के दांत ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, आज हम इसका पूरा प्रश्न और उत्तर देखेंगे एकदम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में। आपकी किताब में जितने सारे भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज देखने वाले हैं। और फिर अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा और उसके बाद प्यारे बच्चों हम कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देंगे। तो चलिए हम सीधे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको साथ ही साथ इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दें कि जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो बच्चे ना जल्दी से टॉपर बैच को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस टॉपर बैच में आप लोगों को हर एक तरह का सुविधा मिल रहा है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कि मैथ का जो 8वां नंबर चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उसके नोट्स के लिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे। नोट्स स्कैन हो चुका है बच्चों, आज रात में वो नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, रात में आज नोट्स आपको मिल जाएगा। तो टॉपर बैच में ही नोट्स मिलते हैं, आप लोग को पता है जो भी हमारा स्टडी मटेरियल होता है सब टॉपर बैच में ही मिलते हैं। और अब जल्द प्यारे बच्चों टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस टेस्ट की भी प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज, ये दो चीज का हम सुविधा उपलब्ध करवाने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसमें अभी ना कम से कम 2 महीना का समय लग जाएगा, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज आने में कम से कम 2 महीना का समय अभी लग जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन में काम चल रहा है। जैसे ही अपडेट आता है तुरंत टेस्ट सीरीज भी आप लोग के लिए ओपन हो जाएगा। तो अभी भी समय है, जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच के साथ नहीं ज्वाइन हुए हैं भाई, जल्दी से आप लोग टॉपर बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर एकदम बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और एक के बाद एक तरह का सुविधा, एक के बाद एक तरह का अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जल्दी जल्दी से ना आप लोग इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, मात्र 999 रुपये दे करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होने के लिए या तो डायरेक्ट आप कोर्स परचेज कर लें, या तो 81 14 53 20 21 या 92 63 99 11 25 पर कॉल करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, कोई भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ने के साथ ही हम सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। अच्छा, इनके बारे में हम आपको कुछ बताए थे पिछले क्लास में, नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में। चलिए थोड़ा सा जानकारी हम आपसे ले लेते हैं, देखते हैं भाई कि आप लोग कितना पढ़े हैं। आप लोग जल्दी से ना कमेंट करके हमें ये बताइए कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कल ट्रिक के साथ हम आपको याद करवाए थे ना, कल हम ट्रिक के साथ आपको याद करवाए थे कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए। नलिन बिलोचन, नलिन बिलोचन शर्मा, इनका प्यारे बच्चों जन्म बता दीजिए फटाफट से। इनका जन्म कब हुआ था जी, कहां हुआ था ये भी बता दीजिए। जन्म हुआ था 1916 में, सारे बच्चों का जवाब आना शुरू हो गया है। और पटना में ही जन्म हुआ था, यह भी बात आपको पता होना चाहिए। पटना बदर घाट में, बदर घाट में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु के बारे में प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कि अगर मृत्यु के बारे में बात किया जाए तो मृत्यु हुआ था 19 लिख दीजिए और 16 का उल्टा कर दीजिए, यानी कि 1961 में इनका मृत्यु हो गया था। यह बात हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। जन्म और मृत्यु कम से कम जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में जरूर पूछता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको सब कुछ बता दिए थे। 20 के दांत जो ये पूरा कहानी है, पूरा कहानी हम आपको पिछले क्लास में एकदम शानदार मजा आया था भाई, लगा रहा था कि एकदम फिल्म देख रहे हैं, ऐसा फील हो रहा था। तो इस तरीके से हम आपको ये पूरा कहानी खत्म कर दिए थे। मदन और कासू किस तरीके से लड़ाई झगड़ा करता है, किस तरीके से मार के दांत तोड़ता है सेन साहब और उधर गिरधर,
दोनों के बारे में। तो ये सब कुछ प्यारे बच्चों ना हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। सारांश की जहां तक बात है तो सारांश हम नोट्स में आप लोग को दे देंगे, ठीक है ना। इस सारांश मतलब होता है कहानी का शॉर्टकट। तो सारांश मतलब क्या होता है, कहानी का शॉर्टकट। तो ये सब कुछ हम आपको तो कर ही देंगे। और अब प्यारे बच्चों सीधे पढ़ते हैं सभी प्रश्न और उत्तर एकदम आसान भाषा में। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले एक रिक्वेस्ट आपसे हम जरूर करेंगे कि जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किए हैं ना भाई, जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। एक बार जल्दी से आप लोग ना क्लास को लाइक और शेयर करिए, जल्दी जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों कितने क्वेश्चन हैं अभी हम आपको बता देते हैं। कुल मिलाकर के ना टोटल 12-13 क्वेश्चन है चैप्टर में, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहेंगे कि 12-13 क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाए। हालांकि कहानी सुन करके ना आप लोग क्वेश्चन का आंसर खुद दे सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हैं। इस तरीके का पूरा कहानी हम आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करें। यानी कि जो इस कहानी का शीर्षक है 20 के दांत, यह कितना सार्थक है, इस बात को स्पष्ट करना है। इस कहानी का जो शीर्षक है 20 के दांत, यह कितना सार्थक है, इसकी सार्थकता को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जवाब क्या लिखेंगे कि 20 के दांत कहानी का शीर्षक अत्यंत सार्थक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधर लाल का बेटा मदन ने अमीर घराने का बेटा कांसू को पीट करके जब 2 दांत तोड़ देता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। यानी कि यहां पर इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जब एक गरीब अपनी अभिमान के कारण, ठीक, अपनी अभिमान नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना, सॉरी, जब एक धनी वर्ग अपने अहंकार के कारण क्या हो जाता है, अभिभूत हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा घमंड में चूर हो जाता है, तब एक गरीब जब उसका घमंड तोड़ता है ना, तब वो चीज अलग होता है। और जब मार करके 2 दांत तोड़ दिया, तब लेखक कहते हैं कि 20 का दांत था, क्योंकि उससे हमेशा 20 ही निकलता था भाई। तो इसलिए ना लेखक इस चैप्टर का नाम रखे हैं 20 के दांत, जो कि एकदम सार्थक है। तो हमें यही लिखना है कि एकदम शीर्षक क्या है, सार्थक है। तो शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट करना था, आराम से आप लोग स्पष्ट कर लेंगे एकदम अच्छे तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का जवाब बड़ा सीधा साधा है, बड़ा एकदम सरल जवाब है जी। आप लोग चाहेंगे तो तुरंत याद भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में जो भेदभाव किया जा रहा था, कल हम आपको बताए थे ना कि सेन साहब के परिवार में 5 लड़कियां थी, और 5 लड़की के बाद एक लड़का था खोखा, और 5 लड़कियों को इस तरीके से पाला जाता था जैसे वो क्या हो, बंधक हो, जैसे वो गुलाम हो, जैसे वो कठपुतली हो। उसे हंसने देने तक का अधिकार नहीं था। खेलने के लिए भी सिर्फ शाम का वक्त ही फिक्स था, जबकि खोखा के लिए ऐसा कोई नियम कानून नहीं था। खोखा कुछ भी कर ले, कुछ भी तोड़ फोड़ दे, जब मन करे तब खेले, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों में सेन साहब के परिवार में भेदभाव हो रहा था, और उसी भेदभाव को प्यारे बच्चों यहां पर लिखना है। यही क्वेश्चन भी कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के लालन पालन में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। यानी कि लिंग के आधार पर, यानी कि लड़की और लड़का के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा था, इसके बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। तो लिखेंगे हम लोग कि हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा ने बच्चे और बच्चियों के लालन पालन में जो दूरियां बताया है, वो सचमुच ही क्या है, अभिशप्त है। सेन साहब अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझते हैं। सेन साहब अपने बेटियों को ना शिक्षा देना बिल्कुल भी उचित नहीं समझते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तथा बेटियों को हंसने की भी इजाजत नहीं है, और बेटा में नटखटापन के रूप को इंजीनियरिंग का स्वरूप देखता है, जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है। यानी कि बेटियों को हंसने देने तक का अधिकार नहीं है, लेकिन बेटा में इंजीनियरिंग का रूप दिखाई पड़ता है। समझ गए ना, अगर कोई चीज तोड़ फोड़ भी दे तो उसमें ना इंजीनियरिंग का रूप दिखाई पड़ता है। इसके बारे में तो आपको पिछले क्लास में बता ही दिए थे, ठीक है। तो यही चीज बस लिखना है कि वो सचमुच अभिशप्त है। सेन साहब अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझते, तथा बेटियों को हंसने की भी इजाजत नहीं है, और बेटा में नटखटापन के रूप को इंजीनियरिंग का स्वरूप देखता है, जो आधुनिक समाज के लिए क्या है, उत्तम नहीं है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, खोखा किन मामलों में अपवाद था। अगर अब आपसे पूछ दे कि बताइए खोखा किन मामलों में अपवाद है, तो आप क्या कहिएगा। पूरा कहानी पढ़ने के बाद आप यही ना कहिएगा कि खोखा सर सब मामले में अपवाद था। कोई भी ऐसा मामला नहीं था कि जिसमें वो अपवाद ना हो। खोखा हर एक मामले में क्या था, अपवाद था, आप यही कहेंगे। चलिए भाई इसके बारे में ना हम लोग अब पढ़ लेते हैं कि खोखा आखिर किन मामलों में अपवाद था। तो लिखेंगे, इस कहानी के सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का मानना है कि खोखा दुर्ललित स्वभाव के मामले में अपवाद था। दुर्ललित स्वभाव मतलब उसका एक ऐसा स्वभाव था ना, जैसा एक बच्चे का स्वभाव नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। बच्चे का स्वभाव एकदम सीधा साधा होता है, साधारण होता है, लेकिन खोखा का जो स्वभाव था एकदम दुर्ललित था। दुर्ललित मतलब बहुत बिगड़ैल टाइप का। तो इस कहानी के जो सुप्रसिद्ध लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी, उनका मानना है कि खोखा दुर्ललित स्वभाव के मामलों में क्या था, अपवाद था। वह बात बात में अपने बहनों को तथा अहाते के अंदर रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को अपने रौब में रखना पसंद करता था। यानी कि खोखा के अगल बगल में जितने सारे भी बच्चे रहते थे ना, वो खोखा चाहता था कि ये सब हमारे अंडर में रहे, अपने रौब में उस सबको रखता था। तो छोटे छोटे बच्चों को अपने रौब में रखना पसंद करता था, जो सचमुच प्राकृतिक नियमों का अपवाद था। बताइए, कोई भी छोटा बच्चा अपने जैसे बच्चों को कभी चाहेगा कि हम गुलाम बना करके रखें? एकदम रौब में झाड़ रहा था, और तब ना रौब झाड़ने गया था मदन के पास, तो दो दांतें तोड़ दिया। ठीक है ना, सब पर रौब झाड़ देता था, सब बेचारा उसका रौब चुपचाप सहन कर लेता था। लेकिन मदन को जब गाड़ी छूने नहीं दिया तो कहा कि बेटा समय का इंतजार कर रहे हैं, जब समय आएगा ना बदला ले लेंगे, हिसाब किताब सूद ब्याज जोड़ करके। और सूद ब्याज जोड़ करके उसको तो छूने नहीं दिया था ना, उसका घुटना छिलाया था ना, उसको तो दांतें तोड़ दिया, झाड़ दिया। ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन यही कर रहा था कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा कह सकते हैं कि हर एक मामले में अपवाद था, अपने दुर्ललित स्वभाव में अपवाद था, बच्चों में अपवाद था। ठीक है ना, ये सब कुछ हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को ना आप लोग एक बार लाइक करिए, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, क्लास को एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, पढ़ने में मजा आएगा। और क्वेश्चन सब याद कर लेना, जब हम कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे उसके बाद ना हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया था। क्वेश्चन बैंक भी हम प्यारे बच्चों कल ही करवा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक भी हम कल ही करवा देंगे इसका, ओके, इसका क्वेश्चन बैंक भी हम कल ही करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। यानी कि जो सेन दंपत्ति थे, अच्छा दंपत्ति मतलब आप लोग समझते हैं, दंपत्ति मतलब क्या होता है, जरा कमेंट करके बताइए तो आप लोग। दंपत्ति, दंपत्ति मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग जरा कमेंट करके बताइए तो। यहां पर लिखा गया है सेन दंपत्ति, तो दंपत्ति मतलब क्या होता है? दंपत्ति मतलब होता है पति और पत्नी दोनों, ध्यान रखिएगा। दंपत्ति मतलब क्या होता है? पति जोड़ पत्नी, ठीक है ना, पति और पत्नी दोनों के सम्मिलित रूप को दंपत्ति कहते हैं। ओके, ध्यान रहेगा ना। यानी यहां पर सेन दंपत्ति कहने का मतलब हुआ एक तो सेन साहब और दूसरी सेन साहब की जो बीबी है, सेन साहब की जो पत्नी है। ओके, तो सेन साहब कह सकते हैं जो सेन दंपत्ति है वो खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे। तो हम आपको कल बताए थे कि सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा में इंजीनियरिंग की संभावनाएं देखते थे कि हमारा खोखा क्या बनेगा भाई, इंजीनियर बनेगा। तो इंजीनियरिंग की संभावनाएं देखते थे, और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो शिक्षा ऐसी तय की थी कि घर में जो बढ़ई मिस्त्री था, बढ़ई मिस्त्री को बोला गया था कि आकर के घर में ना 2 घंटा ठोक पीटने के लिए सिखा देना। मतलब खोखा को स्कूल नहीं भेजा जाता था, कल हम आपको बताए थे पिछले क्लास में, खोखा को स्कूल नहीं भेजा जाता था, बल्कि खोखा को यह कह दिया गया था कि जो घर में बढ़ई मिस्त्री है ना वही आएगा और 2 घंटा ठोक पीट करके सिखा देगा, क्योंकि इसको इंजीनियर न बनना है। इंजीनियर बनना है तो भाई ठोकने पीटने के लिए हाथ साफ होना चाहिए, इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजा जाता था। तो क्या कहेंगे हम लोग, क्या जवाब लिखेंगे? हिंदी साहित्य के महान नकलवादी लेखक नलिन बिलोचन शर्मा ने सेन दंपत्ति खोखा में इंजीनियरिंग की संभावनाएं देखा करता था। क्या? इंजीनियरिंग की संभावनाएं देखा करता था, और वह खोखा को उसी प्रकार का शिक्षा देना तय किया था जैसे बढ़ईगिरी और अन्य सामान की तोड़ फोड़ करके उसे खोल कर सही करना ही उसके लिए क्या था, शिक्षा था। जैसे मान लिया जाए कि ये रिमोट है, ओके, अब खोखा का काम क्या था, इस रिमोट के सब पेचकस को खोल देना, या अगर ना खुले तो इसको तोड़ देना, तोड़ करके देखना कि अंदर क्या है। और इसको जब तोड़ता था ना तो सेन साहब को लगता था कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। समझ गए? हमारे घर में अगर कोई तोड़ दे तो बेचारे का पिटाई हो जाएगा, सचमुच बात है। जब बचपन में ना हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, जब बचपन में हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, चूंकि जिस समय हम लोग शुरुआत में 4-5 में पढ़ते थे ना, उस समय तक हमारे गांव में बिजली नहीं आया था, तो हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, और लालटेन का शीशा बड़ा नाजुक होता था, कभी कभी फूट जाता था हाथ से देखे, क्योंकि शीशा को ना डेली साफ करना पड़ता था कपड़ा से, ओके, नहीं तो उसमें कालिख लग जाता था, तो लाइट नहीं देता था, तो उसको साफ करना पड़ता था। साफ करने के क्रम में ना कभी कभी वो फूट भी जाता था। अगर फूट जाता था तो गार्जियन से, अगर फूट जाता था तो गार्जियन से क्या करना पड़ता था, डांट भी सुनना पड़ता था। लेकिन यहां पर खोखा क्या कर रहे हैं, खोखा अगर किसी सामान को तोड़ फोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहां पर उससे में इंजीनियरिंग का रूप देखा जाता था। ये बात प्यारे बच्चों हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे। ठीक है, तो ये सब होता था प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया यहां तक। अपवाद का अर्थ होता है जैसे किसी भी चीज में अलग, सबसे अलग, समझ गए ना, मतलब सब नियम के खिलाफ, समझ गए ना, उसको कहते हैं अपवाद। अपवाद मतलब समझ गए, जैसे मान लिया जाए कि हम कोई नियम बनाए, ठीक है ना, हम कोई नियम बनाए और
हम बोल दिए कि ये 10 लड़का क्या करेगा भाई, सारे नियम को पालन करेंगे, लेकिन 10 में से एक लड़का क्या कर रहा है, नियम के उल्टा ही चल रहा है, तो हम कहेंगे कि वो जो लड़का नियम का उल्टा चल रहा है ना, वो क्या है, हम सब में अपवाद है, उसको हम लोग अपवाद की श्रेणी में रखेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन अगर आप अपनी किताब में देखेंगे ना, तो व्याख्या करना है। क्या करना है, व्याख्या। लिखा गया है सप्रसंग क्या करें, व्याख्या करें। क्या लिखा गया है, सप्रसंग व्याख्या करें, यानी कि व्याख्या करना है। और व्याख्या करने वाला जो भी सवाल होता है आपके परीक्षा में ना 5 नंबर का पूछा जाएगा। आपके परीक्षा में जो भी सवाल आएगा ना, व्याख्या करने वाला कम से कम 5 नंबर का तो जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 5 नंबर वाला सवाल है ना, इसको लिखना भी बड़े सजग से है, बड़ी सहजता के साथ लिखना है, क्योंकि ये 5 नंबर वाला सवाल जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर मिलेगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उसके माता पिता को इस बात का गर्व है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और इस बात का गर्व उनके माता पिता को है। सेन साहब के बारे में हम आपको बताए थे कि सेन साहब की जो 5 लड़कियां हैं वो कठपुतली के समान है। उनको ना घर के अंदर एक, मतलब समझ लीजिए कि घर को एक जेल की तरह उनके लिए रखा गया है। घर के अंदर पैक करके एकदम कंट्रोल में, फुल कंट्रोल में, हंस नहीं सकते हैं, ज्यादा कस के बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, समझ गए ना। तो इसलिए बोला गया है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि भाई लड़की हमारी कंट्रोल में है, लड़की को हम एकदम कठपुतली बना करके रखे हैं। इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए लिखने का जो पहला जो 2 लाइन होगा ना, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि कोई भी चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे कोई भी हम व्याख्या कर रहे हैं तो व्याख्या में ना हम वहां पर सबसे पहला जो 2 लाइन होगा इंट्रोडक्शन के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि पहला 2 लाइन लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से लिया गया है। ये प्यारे बच्चों हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का, कि प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से लिया गया है। ये क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। मतलब अगर आप व्याख्या करने वाला क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो इतना तो आपको हर हाल में लिखना ही पड़ेगा। इस पंक्ति के माध्यम से हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा कहना चाहते हैं कि सेन साहब के बेटी को हर प्रकार का तमीज सिखाया गया है। यानी कि सेन साहब की जो 500 लड़कियां हैं, 500 बेटियां हैं, उन्हें हर एक प्रकार का तमीज सिखाया गया है, लेकिन उन्हें हंसने की इजाजत भी नहीं है। तमीज सब सिखाया गया है लेकिन उन्हें हंसने तक का इजाजत नहीं है। ये सिर्फ शाम को खेल सकते थे। इन सब गुणों को देख करके माता पिता को इस बात का गर्व था कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लड़कियों को आजादी तक नहीं दिया जाता था कि घर में क्या करें, खुल करके हंसे, खुल करके बोले या फिर कोई भी काम करें। लेकिन उनका जो बेटा था जिसका नाम था खोखा, उसे पूरा स्वतंत्रता था, पूरा उनको क्या था भाई, आजादी था। इसलिए उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि हमारी लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर व्याख्या आप लिखते हैं तो पूरे पूरे आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से व्याख्या करने पर आपको पूरे पूरे कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ख, ये जो ख नंबर क्वेश्चन है ना, अब इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। ये सब व्याख्या वाला क्वेश्चन है और व्याख्या वाला ना कम से कम कितना क्वेश्चन है, क ख ग घ, यानी 4 क्वेश्चन है व्याख्या वाला। तो व्याख्या वाला 4 क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इस क्वेश्चन का आपको व्याख्या करना है, इस लाइन का व्याख्या करना है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण। देखिए अभी हम आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन में बताए थे, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, तो खोखा अपने दुर्ललित स्वभाव के मामलों में अपवाद था। बताए थे ना, वह अपने दुर्ललित स्वभाव के मामलों में क्या था, अपवाद था। इसी बात को यहां पर क्या करना है, व्याख्या करना है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था। सेनों ने सिद्धांतों को क्या कर लिया था, बदल लिया था। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। फिर हम लोग फिर से पहला 2 लाइन वही लिखेंगे जिस तरीके से हम लोग लिखते थे। ठीक है ना, पहला 2 लाइन वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, मतलब ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, ये कहां से लिया गया है ना, सबसे पहले हमें इसके बारे में लिखना होगा। ये जो 2 लाइन है ये कहां से लिया गया है। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से उद्धृत की गई है। ठीक है, कहां से, 20 के दांत से, जिसके कहानीकार कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि, ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से, यानी कि ये जो पंक्ति ऊपर में है, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि सेन साहब की 5 लड़कियां जो बिल्कुल सभ्य और अनुशासित है, लेकिन ठीक इसके विपरीत खोखा बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है, जिसे अधिक लाड प्यार ने क्या किया है, बिगाड़ दिया है। खोखा आखिर कैसे बिगड़ा, क्योंकि उनके पिताजी उनसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करते थे, गलती करने पर भी रोक टोक नहीं करते थे, इसलिए वह क्या हो गया, बहुत ज्यादा बिगड़ गया। ठीक है, तो खोखा के
अधिक लाड प्यार ने उन्हें क्या किया था, बिगाड़ दिया था। उसकी हर गलती में इंजीनियर का सपना दिखाई देता था, अर्थात खोखा की संभावना उसके लिए अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अगर खोखा कोई भी गलती करता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि खोखा क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, और इसलिए ना ये सब कुछ होता था। ठीक है, तो ये खा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए, जल्दी से बताइए। ये खा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए, ठीक है ना? हाँ हाँ, मैसेज आया था। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लिए। ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कुछ काम हो रहा था, जिसकी वजह से 1-2 मिनट डिस्टर्ब हुआ। चलिए, यहां तक समझ गए ना? तो खोखा ने दुर्ललित स्वभाव के कारण ही सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था, ये बात आपको पता चल गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ग नंबर क्वेश्चन। ग नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोरा और डाकू बनते हैं, ये बात कौन बोला था? ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ये बात कौन बोला था, बताइए। ये बात कौन बोला था? ऐसे ही लड़के आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ये बात किसने बोला था? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि जब मदन गाड़ी को छूने का प्रयास कर रहा था और जब उसे गाड़ी छूने नहीं दिया गया, उसे ढकेल दिया गया, और उल्टे बाद में सेन साहब बोल रहे थे किससे, मदन की मां से, कि अपने बेटा, नहीं मदन की मां से नहीं, किससे, गिरधर से बोल रहे थे ना, यानी कि मदन के पिता से, कि अपने बेटा को थोड़ा कंट्रोल में रखो, नहीं तो ऐसे ही लड़के आगे चल करके क्या बनते हैं, गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, ये बात हम आपको बताए थे। ठीक है, तो देखिए, लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां। अगर व्याख्या वाला क्वेश्चन रहे ना तो उसमें ये लाइन तो जरूर लिखना है। व्याख्या वाला क्वेश्चन रहे तो उसमें ये लाइन तो आपको जरूर लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत सुललित सारगर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां, ये लाइन तो प्यारे बच्चों आपको हर हाल में लिखना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे, प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से उद्धृत किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से महान लेखक नलिन विलोचन शर्मा ने बड़े बड़े सेठों के चरित्र को उजागर करके हमें यह बताया है कि सेठ लोग कैसे गरीब के बाल बच्चों को हतोत्साहित करते हैं। यानी कि इस कहानी के माध्यम से, इस लाइन के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कैसे अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति रहे, कोई सेठ साहूकार रहे, तो किस तरीके से गरीब के बच्चों को क्या करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। मदन ने सेन साहब के कार को छुआ भी नहीं, फिर भी सेन साहब गिरधर के पुत्र मदन को डांटता हुआ उसकी मां को कहता है, ऐसे बच्चे को अभी से संभालो, नहीं तो ऐसे बच्चे ही आगे चल करके गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ठीक है ना, ये बात आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बात कुल मिलाकर के हमें ये लाइन हमें कुल मिलाकर के ये बताता है कि जो सेठ लोग होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, वो गरीब के बच्चे को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल सही बात भी है। जो पैसे वाले होते हैं ना, वो गरीबों को नहीं देखना पसंद करते हैं। ठीक है ना, नहीं तो अगर कहीं पर भी आप रोड पर चलिएगा तो एक बात नोटिस करिएगा कि जितने भी पैसे वाले होंगे वो ना गरीब के बच्चे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, गरीब के बच्चे को देखना ही नहीं चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो और
देखना तो पसंद नहीं करते, वो तो अलग बात है। दूसरी बात है कि उसको हतोत्साहित करते हैं, मतलब उनको ये नहीं समझाएंगे कि भाई तुमको अच्छा काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब समझाने के बजाय ना उनको और क्या करते हैं, उल्टा हतोत्साहित कर देते हैं, मतलब डीमोटिवेट कर देते हैं। और डीमोटिवेट करके क्या करते हैं, उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा देते हैं, उनका मन छोटा कर देते हैं ताकि वो कोई काम ही ना कर पाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें यही बता रहा है। अब आगे चलते हैं, घर नंबर। घर नंबर भी व्याख्या करना है, और किस लाइन का व्याख्या है कि कौवा की जमात में आने के लिए हंस ललक गया। ये व्याख्या है प्यारे बच्चों कि कौवा की जमात में आने के लिए हंस क्या हो गया, ललक गया। ठीक है ना, कौवा की जमात में आने के लिए हंस ललक गया, इसका ना हमें व्याख्या करना है, किस तरीके से करेंगे। कौवा की जमात में आने के लिए हंस ललक गया, इसका व्याख्या हम लोग कैसे करेंगे, कहां पर का ये लाइन है, कुछ याद है। जब खोखा लट्टू खेलने के लिए गया था, सोचिए जरा ध्यान से। जब जब खोखा लट्टू खेलने के लिए कौन, जब मदन अपने कुछ आवारागर्द दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था, तब इधर से खोखा गया और कहा कि हम भी लट्टू खेलेंगे। और उस समय लेखक कहते हैं कि कौवा हंस कौवों की जमात में आने के लिए ललक गया, याद है ना। तो वहीं पर का ये पंक्ति है, तो हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि, देखिए यहां तक तो ना आपका ट्रेलर है जी, समझ गए ना, यहां तक तो आपका ट्रेलर ही है। यहां तक आपको हर हाल में क्या करना है, ट्रेलर दिखाना है। जैसे पिक्चर कोई फिल्म के पहले एक ट्रेलर दिखाया जाता है ना, वो वैसे ही आप लोगों को व्याख्या लिखने के पहले आपको यह लिखना होगा कि आखिर ये जो पंक्ति है कहां से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, पहले आप लोगों को यह सब कुछ दर्शाना होगा। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत सारगर्भित सुललित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के शीर्षक 20 के दांत से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से सुप्रसिद्ध लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि सेन साहब का बेटा कांसू गिरधर के बेटे मदन के जमात में शामिल होने के लिए यानी लट्टू खेलने के लिए मचल उठता है, जिसे लेखक महोदय ने कहा है कि हंस कौवों की जमात में आने के लिए ललक गया। और कांसू पूर्व की भांति मदन पर अपना रौब दिखाना चाह रहा था, जिसके कारण मदन और कांसू में झगड़े हो गए और मदन ने कांसू के 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है ना, मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़े, 2 दांत तोड़ डाले। ये बात प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है। तो ये 4 व्याख्या था, और व्याख्या हर हाल में पूछता है। और इस चैप्टर में जो 4 व्याख्या है ना, इसमें से एक व्याख्या तो जरूर रहेगा, आप लोग इतना कंफर्म मान लीजिए, इसमें से एक व्याख्या तो जरूर रहेगा, आप इतना एकदम श्योर कंफर्म मान लीजिए कि एक व्याख्या तो रहेगा ही रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह का उत्तर दिया। ठीक है ना, देखिए आपको याद होगा कि जब सेन साहब और कुछ दोस्त पत्रकार मित्र वगैरह जब आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे थे, तो पत्रकार मित्र जब एक बात बोलते हैं तो सेन साहब ऐंठ करके रह जाते हैं। कौन सा बात, कि पत्रकार महोदय बोलते हैं कि देखिए भाई हम अपने बच्चे को ना तो स्वतंत्रता देते हैं, तुम कुछ भी करो, ये तुम्हारी मर्जी से है। और जाहिर सी बात है किसी भी बच्चे को ना ये आजादी देना चाहिए कि तुमको जिस चीज में रुचि है वही चीज करो। आज के गार्जियन बहुत हद तक ना प्रेशर देते हैं, तुमको डॉक्टरी करना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको मास्टर बनना है, ये सब ना प्रेशर होता है, तुमको यूपीएससी निकालना है, आईआईटी निकालना है। बच्चे को रुचि है कि हम डॉक्टर बनेंगे और गार्जियन कर रहे हैं कि नहीं तुम इंजीनियरिंग करो, ऐसा होता है, समझ गए ना। हमेशा बच्चे बोलते हैं कि नहीं हमारा सरकारी नौकरी करने का मन है, और गार्जियन कह रहे हैं नहीं भाई तुम आईआईटी करो। तो वहां पर बच्चे मन से काम नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि हमारा रुचि का तो चीज ही नहीं हो रहा है, तो क्यों मन से करें, समझ गए ना। तो वहां पर मन से काम नहीं होता है। तो इसलिए पत्रकार महोदय कहते हैं कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, चाहे चाहे जो भी काम करे। ठीक है तो इसी बात को लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के महान लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि जब सेन साहब और उनके मित्रों के बीच बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सेन साहब अपने बेटे कांसू के बारे में मौलिकता के साथ बखान करने लगे। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, सेन साहब अपना बेटे के बारे में बखान करना शुरू कर दिया, हमारा बेटा ऐसे है वैसे है, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना, बखान करना शुरू कर दिए। क्या बखान करना शुरू कर दिए कि मैं अपने बेटे को एक इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, आजकल पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, मैं अपने कारखाने के बढ़ई मिस्त्री को 2-1 घंटे आकर के ठोक पीट कर सिखाने के लिए कहा हूं, इससे बच्चे की अंगुलियां अभी से ही औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। तब पत्रकार मित्र ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। ठीक है ना, यानी कि जब पत्रकार महोदय को ये सेन साहब बार बार बोल रहे थे कि हमारा बेटा एक इंजीनियर बनेगा, हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहे हैं, तब पत्रकार महोदय कहते हैं कि बच्चे को स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्या लिखे हैं, ठीक है ना, तब पत्रकार महोदय ने उत्तर दिया कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। मतलब पत्रकार महोदय को यह समझ में आ गया था कि ये लड़का जेंटलमैन तो बिल्कुल नहीं बनेगा, यानी कि एक नेक व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है ना, हाँ। तो कुल मिलाकर के ना यही चीज प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, जो कि एकदम सिंपल है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया ना, बताइए।
यहां तक सारे बच्चे समझ गए? यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के माध्यम से कहानीकार क्या बताना चाहता है? यानी मदन और ड्राइवर के बीच विवाद हुआ था, उस माध्यम से कहानीकार क्या बताना चाहता है? आपको याद होगा कि जब मदन गाड़ी को छूने का प्रयास करता है तो ड्राइवर उसे धक्का दे देता है, ढकेल देता है, जिसके कारण मदन का घुटना भी छिला जाता है। तो दोनों के बीच जो विवाद हुआ, इस विवाद के माध्यम से कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? तो लिखेंगे, हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन बिलोचन शर्मा मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा हमें यही बताना चाहते हैं कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर की शरण में रहता है तो वह गरीब की सहायता नहीं करता, बल्कि मदद मांगने पर उसे ठुकरा देता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई गरीब व्यक्ति अमीर के शरण में रहता है तो न तो उसका कोई बात माना जाता है, न तो उसके बाल बच्चों को कोई वैल्यू दिया जाता है। देखिएगा, एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर मान लिया जाए, जैसे छोटा सा आपको हम स्टोरी सुनाते हैं, अगर मान लिया जाए कि आपके पिताजी ना एक मान लिया कि डीएम के चपरासी हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि किसी डीएम के ना आपके पिताजी चपरासी हैं और संजोग से आप यूपीएससी क्लियर कर लिए, आईएएस बन गए, ठीक है ना। सोचिएगा जरा ध्यान से, आपके पिताजी डीएम के चपरासी हैं और आप आईएएस बन गए। अब जो डीएम है ना, जहां पर आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं, वो डीएम ऊपर ऊपर से तो जरूर बधाई देगा कि चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बेटा भी डीएम बनेगा, आपका बेटा भी आईएएस बन गया। लेकिन अंदर से वो कभी नहीं चाहता होगा कि इसका बेटा डीएम बनता। कहिए क्यों? क्योंकि आज तक जो आदमी उसका चपरासी बनकर के काम कर रहा था, आज उससे अपने बराबर का अधिकार हो गया है, ठीक है ना। आज वो एक डीएम का बाप है और डीएम के बाप को आप चपरासी नहीं बना सकते, ठीक है ना। डीएम के बाप को आप ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि आप डीएम है तो उसका बेटा भी डीएम है, बराबर का दर्जा वहां पर हो गया ना। तो जिस व्यक्ति को आप सब दिन चपरासी की नजर से देखे, आज आप उसे डीएम का बाप समझेंगे, तो सोच लीजिए ना कि उसका हैसियत क्या होगा। और उसे ना आपको बराबर में बैठाना होगा, अपने बगल में कुर्सी लगा करके उसे बैठाना होगा, ठीक है ना। जो आज तक जी हुजूर करते आया था, उससे आज आपके बगल में कुर्सी लगा करके बैठाना होगा। वो होता है प्यारे बच्चों रुतबा, ठीक है ना। तो जो बड़ा आदमी होता है ना, वो कभी नहीं चाहता है कि गरीब का बाल बच्चा आगे बढ़े। ध्यान से देख लीजिएगा, विधायक देख लीजिए, मंत्री देख लीजिए, या फिर जो भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, वो नहीं चाहता है कि गरीब का बच्चा ऊपर उठे, गरीब का बच्चा पढ़े लिखे। क्योंकि अब थोड़ी ना मंत्री सब वगैरह का छोड़ दीजिए, आप गांव में ही देख लीजिए ना। गांव में अगर कोई पैसा वाला आदमी है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि गरीब उठे। गांव में अगर कोई पैसा वाला आदमी है ना, तो वो कभी नहीं चाहता है कि वो उठे, समझ गए। क्योंकि वो उठेगा तो सवाल खड़ा करेगा, उठेगा तो उसके बराबरी का हक होगा, तो इसलिए लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया यहां तक ना? तो इसका जवाब यही होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था? मदन और कासू के बीच में जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े का क्या कारण था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? मदन और कासू के बीच जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है? उस प्रसंग के माध्यम से लेखक क्या दिखाना चाहता है? तो देखिए हम लोग देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन बिलोचन शर्मा, देखिए हम बार बार नकेलवादी इसलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि ये चैप्टर व्यंग्यात्मक कहानी है। आपको हम कल भी बताए थे, ये चैप्टर क्या है? एक व्यंग्यात्मक कहानी है। तो इसलिए हम, चूंकि वो दूसरे पर नकेल कस रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार नकेलवादी नकेलवादी लिख रहे हैं। तो लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के महान नकेलवादी लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का कहना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का मूल कारण क्या है? लट्टू का खेल है। क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के द्वारा गाड़ी नहीं छूने दिया गया, तब उसे ढकेल दिया गया। इस बात को लेकर के मदन ने भी कासू को लट्टू खिलाने से इनकार कर दिया, जिससे कासू और मदन के बीच में झगड़ा होने लगा। इस प्रसंग के माध्यम से लेखक यही बताना चाहते हैं कि बालक नादान होता है। बालक को नहीं पता होता है कि अमीर क्या है और गरीब क्या है। वह अमीर और गरीब को नहीं देखता और वह अपमान भी सहन नहीं करता है। यानी कि अगर उसके पिताजी होते ना, तो वो नहीं लड़ते, क्योंकि उनको पता था कि हम गरीब हैं, वो अमीर हैं, वो हमें कुछ भी कर सकते हैं, हम उनके यहाँ नौकरी करते हैं। लेकिन एक बच्चा, एक छोटा बालक ना नादान होता है, उसे नहीं पता होता है कि अमीर क्या है और गरीब क्या है। देखिएगा, जब छोटा बच्चा जब झगड़ा करता है ना, तो औकात देख करके झगड़ा नहीं करता है। आ जाओ तो आ जाओ, सामने देख लेंगे तुमको। छोटा बच्चा कभी भी औकात देख करके झगड़ा नहीं करता है। लेकिन वही जब बड़ा बड़ा का लड़ाई होता है ना, तो औकात देख करके झगड़ा होता है। अरे पैसा वाला आदमी है यार, मरवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, उससे मत झगड़ो, बहुत तरह का बात सोचता है। लेकिन जब छोटा बच्चा लड़ता है तो औकात नहीं देखता है, आ जाओ, जो होगा जो बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का बात होता है। और दूसरी बात, छोटा बच्चा कभी अपमान सहन नहीं कर सकता है। उसको अगर आप अपमानित कर दीजिएगा, सीधे हाथ चला देगा, ठीक है ना। छोटे बच्चे को ना आप अपमान नहीं कर सकते हो। और चूंकि यहाँ पर मदन का अपमान हुआ था, इसलिए वह क्या था? अपमानित था, और उसी अपमान का बदला ले लिया दो दांत तोड़ करके, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों यही कह रहा था कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो झगड़े का मूल कारण था लट्टू का खेल,
ठीक है ना। और झगड़े का मूल कारण था गाड़ी को न छूने देना, लेकिन यहां पर जो मूल कारण बना है वह लट्टू का खेल ही बना है। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। जी हाँ बिल्कुल, हिंदी का जो दूसरा किताब है ना वर्णिका, वो भी प्यारे बच्चों हम किताब आपको जरूर पढ़ाएंगे, वो किताब भी हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। उसमें भी 5-6 चैप्टर है, टोटल चैप्टर हम आपको खत्म करके दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9वां नंबर क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है टोटल भाई देख लेते हैं हम। टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें, टोटल 13 क्वेश्चन है, ठीक है ना, टोटल 13 क्वेश्चन है। हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़े वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर के स्पष्ट करिए। यानी लेखक यहां पर कह रहे हैं, आप लोग कल भी देखे होंगे, एक लाइन आया था कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में हमेशा महल वाले जीतते हैं। महल कहने का मतलब कि अमीर आदमी, झोपड़ी वाले कहने का मतलब गरीब आदमी। तो महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में हमेशा झोपड़ी वाले नहीं बल्कि महल वाले जीतते हैं, लेकिन जब बहुत सारे झोपड़ी वाले एक हो जाएं, जब बहुत सारे झोपड़ी वाले एक हो जाएं तो वहां पर झोपड़ी वाले की जीत हो जाती है। तो इसी बात को लिखना है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वाले ही जीतते हैं, क्योंकि महल का तात्पर्य अमीर वर्ग तथा झोपड़ी का तात्पर्य किससे है, गरीब वर्ग से है। लेखक का कहना है कि जब तक गरीब की सेवा नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी। जब तक एक गरीब दूसरे गरीब की मदद नहीं करेगा तब तक उसकी हार होती रहेगी, क्योंकि गरीब का मदद करने अमीर कभी नहीं आएगा, गरीबों को ही गरीबों का मदद करना होगा, और नहीं तो फिर तब तक क्या होते रहेगा, हार होती रहेगी। लेकिन जिस दिन ये गरीब वर्ग अमीरों की सहायता करना बंद कर देगा उसी दिन से उनका पासा पलट जाएगा। आखिर अमीर अमीर कैसे बन जाता है, गरीबों का यूज करके। अमीर अमीर कैसे बन जाता है, गरीबों का यूज करके। अगर गरीब अमीरों के यहां काम करना बंद कर दे तो अमीर व्यक्ति तुरंत गरीब बन जाएगा। सोचते हैं बात को। जैसे आज कोई भी अमीर कैसे बन गया, मुकेश अंबानी की बात करते हैं। मुकेश अंबानी के यहां काम करने वाले अधिकांश लोग 10,000 15,000 पर काम करते हैं, 20,000 पर काम करते हैं, क्योंकि वे लोग गरीब हैं, मध्यम परिवार से बिलोंग कर रहे हैं। और वही लोग जब सब मिलकर के नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो आज मुकेश अंबानी क्या है भाई, राजा है, अमीर है। समझ गए ना। तो जब गरीब अमीरों के लिए काम करते हैं ना तब अमीर अमीर बनता है। लेकिन जिस दिन गरीबों क्या बोल रहे हैं, जिस दिन गरीब अमीरों के लिए काम करना बंद कर दे उस दिन अमीर क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, और फिर वो गरीबों से नहीं जीत पाएगा। तो यही लॉजिक यहां पर लेखक समझाना चाह रहे हैं, महल वाले और झोपड़ी वालों की लड़ाई कह करके। ठीक है, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया। समझ में आया तो एक बार सारे बच्चे ना यस सर लिख दीजिए, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं जल्दी से लाइक वाला बटन भी दबाइए। अगर समझ में आया तो जल्दी से यस सर लिख दीजिए, हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे को समझ में आया। सभी को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। 10वां नंबर क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला, हाँ जी बिल्कुल सही है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला आज मदन द्वारा कांसू को पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। यानी कि गिरधर के बारे में कहा जा रहा है कि गिरधर रोज रोज मदन की पिटाई करता था। गिरधर क्या करता था, रोज रोज मदन की पिटाई करता था, लेकिन आज उतना जबरदस्त गलती करने के बाद भी पिटाई करने के जगह पर आज उनके पिताजी छाती से क्यों लगा लिए, क्या कारण है। तो इसके बारे में लिखेंगे कि मदन की हरकत को देख करके सेन साहब गिरधर लाल को हमेशा ताना देते थे। ठीक है ना, मदन को देख करके ना हमेशा गिरधर को ताना देते थे, सेन साहब तुम्हारा बेटा गुंडा बनेगा, चोर बनेगा, डाकू बनेगा, नहीं पढ़ेगा, बदमाश है, लंदफंद, मतलब बहुत सारा का बात बोलते थे। वह लाचार पिता मदन की प्रत्येक दिन पिटाई करता था। गिरधर लाल यह जानता था कि मेरा बेटा निर्दोष है और भीतर ही भीतर खूब रोता भी था, चूंकि स्वाभाविक है जब एक बाप अपने बेटे को मारता है ना तो भले ऊपर से न रोए लेकिन अंदर अंदर बाप को भी दुख जरूर होता है। और गिरधर को भी जरूर दुख होता था कि हम अपने बेटा को बेवजह मारते हैं जबकि उसका कोई गलती नहीं है। वह अपने ऊपर किए गए अन्यायों का विरोध नहीं करता, लेकिन गिरधर लाल को आज एहसास हो गया कि मेरा बेटा ईमानदार और स्वाभिमानी है। वह अपने और अपने पिता के अपमान का बदला जब चुका लेता है तो उस समय गिरधर लाल ने पिटाई न करके मदन को छाती से लगा लिया और कहा कि शाबाश बेटा, तुमने आज अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया है। यानी कि जब मदन कासू का 2 दांत तोड़ देता है तब पिताजी यानी गिरधर लाल उसे अपनी छाती से लगा लेता है और कहता है कि शाबाश बेटा, आज हम तुम्हें मारेंगे नहीं बल्कि अपनी छाती से लगाएंगे, और शाबाशी देते हैं कि आज तुम अपने और अपने पिता का बदला सधा लिया है। और इसलिए उस दिन क्या करते हैं, पीटने के बजाय उसे अपनी छाती से लगा लेते हैं। ठीक है ना। चलिए यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया, बताइए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बिल्कुल सही बात है। ये कौन लिख रहे हैं, ये कौन लिख रहे हैं, शुभम कुमार हैं। शुभम कुमार हैं, क्या लिखते हैं इस प्रकार का स्टाइल मार के ना पता भी नहीं चलता है। शुभम कुमार शायद लिख रहे हैं कि धीरे धीरे रे माना, मतलब संसार में सब कुछ धीरे धीरे होता है। अगर जल्दीबाजी के चक्कर में रहिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, जल्दीबाजी से कुछ नहीं होता है।
धीरे धीरे सब कुछ होता है, तो इसलिए कहा गया है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली 100 घड़ा को साल भर सींचता है, तब जब ऋतु आता है तो फल देता है। अगर माली सोच ले कि हम इसको 1 साल से सींच रहे हैं और अभी तक ये फल नहीं दिया है, तो कभी संभव है? ऋतु आएगा तभी ना फल देगा, यानी कि समय से पहले कभी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे भी कहा गया है समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है, चाहे आप कितना भी परिश्रम कर लीजिए। जब समय आएगा तो आपको उचित फल जरूर मिल जाएगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सेन साहब मदन, कांसू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। तो पहले सेन साहब का चरित्र चित्रण करते हैं। तो देखिए सेन साहब के बारे में ना यहां पर चरित्र चित्रण किया गया है, सेन साहब के बारे में यहां पर है, ठीक है ना। उसके बाद मदन के बारे में यहां पर है, उसके बाद कांसू के है ना, कांसू के बारे में यहां पर है, और फिर गिरधर के बारे में यहां पर है। ओके, तो यहां कहा गया है कि सेन साहब मदन, कांसू और गिरधर का चरित्र चित्रण करना है, मतलब कि उनके बारे में लिखना है, चित्र नहीं बनाना है, उनके बारे में बस लिखना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग कि सेन साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे। ध्यान से सुनिएगा, सेन साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे, ठीक है ना, जो बहुत ही ज्यादा घमंडी थे। सेन साहब के बारे में लिखने के लिए बोल रहा है तो अपने मन से लिख देना है सेन साहब के बारे में कि सेन साहब एक फैक्ट्री के मालिक थे जो बहुत ज्यादा घमंडी थे, उन्हें रुपया पैसा का बहुत अहंकार था। वो जिन गरीबों के बलबूते पर फैक्ट्री चला रहे थे, महल में निवास करते थे, वो उन्हीं गरीब के बाल बच्चों को खुश देखना नहीं चाहते थे। यानी सेन साहब एक ऐसे इंसान थे कि जिन गरीबों के बल पर वो अमीर बने हुए थे, जिन गरीबों के मदद से वो अपना फैक्ट्री चलाते थे, उन्हीं गरीबों को नहीं देखना चाहते थे, उन्हीं लोगों के बाल बच्चों को यह नहीं देखना चाहते थे। ये हो गया सेन साहब के बारे में। अब मदन के बारे में लिखेंगे कि मदन जो कि एक स्वाभिमानी बालक था, जिसका उम्र 5 से 6 वर्ष था, वह एक बहुत ही ईमानदार बालक था। बस हो गया, मदन के बारे में एक लाइन लिखना है तो लिख दिए। उसके बाद कांसू के बारे में लिखेंगे कि कांसू जो कि एक घमंडी पिता का घमंडी बेटा है, ठीक है ना, घमंडी पिता का घमंडी बेटा या बिगड़ैल बेटा जो भी कह सकते हैं, कि कांसू जो कि एक घमंडी पिता का घमंडी बेटा है, जिससे माता पिता के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। वह दुर्ललित स्वभाव का बच्चा है, वह जिस पर चाहता उस पर हाथ चला देता था, वह वस्तुओं को तोड़ फोड़ देता था। ये हो गया कांसू के बारे में चरित्र चित्रण। और लास्ट में है गिरधर के बारे में। गिरधर यानी कि मदन के पिता। तो गिरधर एक गरीब व्यक्ति था जो मदन का पिता था। वह सेन साहब के यहाँ किस चीज का काम करता था? किरानी का काम करता था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किस पोस्ट पर था? तो किरानी के पद पर था, ठीक है ना, किरानी के पद पर काम करता था। वह एक लाचार और बेबस बाप था। वह प्रतिदिन सेन साहब द्वारा अपमान सहा करता था, क्योंकि सेन साहब उसका अपमान प्रतिदिन करते थे। तो बताइए यहां तक सब लोग को समझ में आ गया? अब बस 2 क्वेश्चन और बचा है, 11 क्वेश्चन हो गया ना, बस 2 क्वेश्चन और बचा है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? हाँ। वाह, एक बच्चा लिख रहा है कि 10th का मसीहा प्रिंस सर जियो हजारों बरस। अरे वाह, थैंक यू सो मच। चलिए अच्छा, 10th का डमी एडमिट कार्ड आया है ना, 10th का डमी एडमिट कार्ड आप लोग देख लिए डाउनलोड करके क्या? 10th का डमी एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड करके देख लिए हैं? डमी एडमिट कार्ड आया है ना, कहीं हम न्यूज देख रहे थे कि डमी एडमिट कार्ड आया है अभी, ठीक है। हाँ, अगर डमी एडमिट कार्ड आया है तो आप लोग अपना अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, माताजी का नाम, सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है ना, कहीं कुछ गलत ना हो। डमी एडमिट कार्ड इसलिए आता है क्योंकि उसमें कहीं पर अगर कोई गलती है ना तो आप उससे सुधार सकते हैं, इसलिए डमी एडमिट कार्ड आता है, तो उसे ना आप लोग देख लीजिएगा। अभी नहीं आया है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि अभी नहीं आया है सर, नहीं आया है तो ऐसे पता करके ना हम आज कंफर्म करके आपको कल बता देंगे, ठीक है। अगर आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो हम पता कर लेंगे कि आखिर आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। अच्छा बताइए, तो नायक मतलब होता है हीरो, नायक मतलब होता है हीरो। अगर हम आपसे पूछे कि इस कहानी का हीरो कौन है तो आप क्या जवाब देंगे? बोलिए जल्दी से बताइए, इस कहानी का यानी कि जो 20 के दांत कहानी है, इस कहानी का हीरो कौन है? आपका जवाब क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस कहानी का हीरो कौन है, इस कहानी का नायक कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप यही ना जवाब देंगे कि इस कहानी का नायक कौन है? मदन। वाह क्या बात है, इस कहानी का नायक कौन है? मदन है। आपका जवाब यही होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि हम लोगों की नजर में कहानी का नायक कौन है? मदन है, चूंकि लेखक का कहना है कि जो बुराई का अंत करता है उसे ही नायक माना जाता है, ठीक है ना, जो बुराई का अंत करे। देखते हैं फिल्म में भी क्या होता है कि लास्ट में जो विलेन को मार देता है वो हीरो होता है, ठीक है ना, विलेन को जो मार दिया वो हीरो होता है, और हमेशा विलेन ही मरता है, हीरो मारता है उसे, यानी कि जो बुराई का अंत किया वह हीरो होता है, ठीक है ना। एक दिन की बात है जब मदन कुछ आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, उसी दौरान खोखा आकर के कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे। जब उसे मदन के द्वारा मना कर दिया जाता है तो 2-4 गुस्सा खोखा को जमा देता है। उसके बाद मदन ने भी कासू के 2 दांत तोड़ डाले। मदन एक ईमानदार और स्वाभिमानी बालक था, अतः कहानी का नायक कौन है? मदन ही होना चाहिए। आप लोग का जवाब सही था कि कहानी का नायक कौन होना चाहिए? तो मदन ही होना चाहिए, ठीक है ना।
बताइए कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। ये 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभ से ही कहानीकार का स्वर जो है वो व्यंग्यपूर्ण है। आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, मतलब शुरुआत से ही हुआ ना, व्यंग कर रहे हैं किसी न किसी पर। किस पर? सेन साहब पर कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आरंभ से यानी कि शुरुआत से ही कहानीकार का स्वर क्या है? व्यंग्यपूर्ण है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें, मतलब सबूत दीजिए कि हाँ भाई सचमुच में कहानीकार व्यंग कर रहे हैं। तो लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के महान एवं सुप्रसिद्ध लेखक नलिन विलोचन शर्मा का आरंभ से ही स्वर क्या है? व्यंग्यपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी में सेन साहब अपने बेटे को सभी ऐसो आराम दिया। ठीक है ना? इस कहानी में सेन साहब अपने बेटे को सभी ऐसो आराम दिया करते थे, उसे इंजीनियर बनाना चाहा, लेकिन वो अपनी पुत्री को गुलामी की तरह घर में रखा तथा उसके शिक्षा के बारे में तनिक भी नहीं सोचा। यानी कि अपने बेटे को तो एकदम सब तरह का ऐसो आराम दिया, चाहे जो भी ऐसो आराम चाहिए हर एक तरह का ऐसो आराम अपने बेटे को दिया, लेकिन अपनी बेटियों को घर में गुलाम बना करके रखा, उसे पढ़ाना भी उचित नहीं समझा, शिक्षा भी नहीं दिया। तो ये क्या है? व्यंग ही तो है ना। लेखक क्या कर रहे हैं? इस पर व्यंग ही कर रहे हैं, गलत काम है तो इसलिए। ठीक है ना? चलिए, एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर हम रिच हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा क्या है, सहन सहन है, बहुत ज्यादा सहन में रखा जाता है, बिकॉज आई एम गर्ल। ओके, अच्छा हम रिच हैं। अपने आप को कभी नहीं कहना चाहिए कि रिच हैं, ठीक है ना? हम लोग कहने के लिए बस धनी है। हम लोग क्या है भाई? कहने के लिए धनी है। हर एक गांव में उस प्रकार का ना एक दो आदमी होता है जो अपने आप को धनवान समझता है, लेकिन एक्चुअल में वो धनी है नहीं। ठीक है ना? एक्चुअल में वो धनी है नहीं। धनी तो वो होता है जो अपना पैसा डोनेट करना शुरू कर दे। जैसे रतन टाटा को देख लीजिए, जितना भी कमाते हैं ना उसका 70% वो डोनेट ही कर देते हैं। समझ गए? जितना भी कमाते हैं उसका 70% दान कर देते हैं, अनाथ आश्रम में दान कर देते हैं, वृद्धाश्रम में दान कर देते हैं। ठीक है ना? जहां पर की जरूरत है, जरूरतमंद लोगों को दान करते हैं, तो हमेशा पैसा डोनेट करते हैं। तो उनके पास असली अमीर तो वो है ना, पैसा उनके पास इतना है कि वे लोग दान दे रहे हैं। आप कितना दान दिए हैं जरा बताइए, जो कह रहे हैं अपने आप को कि हम सर बहुत ज्यादा अमीर हैं। ठीक है ना? चलिए, दान देने से बस होता है कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि स्वर्ग मिलता है, अरे भाई स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, बस एक संतुष्टि होता है। जब आप एक गरीब की सहायता करेंगे ना, जब आप एक गरीब को दान देंगे, एक गरीब को, एक लाचार को जब हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे ना, तो अंदर से जो संतुष्टि आता है, अंदर से जो सुकून मिलेगा, वही तो है असली स्वर्ग। और है क्या स्वर्ग? स्वर्ग और कुछ दूसरा चीज होता है, वही है प्यारे बच्चों असली स्वर्ग। ठीक है? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो कुल मिलाकर के ये 13 क्वेश्चन था और ये 13 क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम आपको बता दिए। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और एक एक करके सभी क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब अगली क्लास में ना क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस भी करवाएंगे और प्लस में इसका ना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका हम करवाएंगे अगली क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रहने दिया जाए और हमें पूरा भरोसा है, पूरा उम्मीद है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेंगे। बस इसको रिवाइज करना है, कभी रटिएगा मत। आपसे हम एक बात जरूर कहेंगे ना कि कभी भी ना आप क्वेश्चन को रटिएगा मत, रटने से क्वेश्चन याद नहीं होता है। अच्छा एक बात आप बताइए, कहानी आप लोग पढ़ लिए हैं, कहानी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, एकदम दिमाग में फिट है कि कहानी क्या है, तो क्या उस कहानी से संबंधित कोई भी चीज पूछेगा तो आप नहीं बता दीजिएगा? बताइए, उस कहानी से संबंधित कोई भी चीज पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा? आज बाहुबली फिल्म सब कोई देखा होगा, बाहुबली फिल्म तो सब कोई देखा होगा। हम उसमें अगर आपसे ये पूछ दे कि कटप्पा कौन था, मायूसमती कौन था, मायूसमती क्या था भाई, ठीक है ना, क्या हुआ था, कैसे मतलब कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, ये सब कुछ आपको याद होगा क्योंकि आप फिल्म देख चुके हैं। याद तो नहीं किए हैं, रटे तो नहीं है, समझ गए ना? रटे तो नहीं है वहां पर कि कैसे क्या हुआ, लेकिन सब कुछ याद है ना, देखने से सब कुछ याद है ना। तो वैसे ही अगर इस चीज को समझ जाते हैं तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। ठीक है? तो हम ये चीज कभी नहीं कहेंगे कि आप लोग क्या करिए, रटिए। और हाँ, इसका पीडीएफ प्यारे बच्चों आप लोग को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब। ठीक है? तो चलिए भाई, तब तक आज के लिए क्लास यहीं पर खत्म किया जाए और फिर से आज हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है ना? ये क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे उसके बाद। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।